Assalamualaikum to all of you. Hopefully you are doing well. Welcome to my channel with another video on essay writing. तो essay writing की जब भी बात आती है तो जो सबसे पहला स्टम्बलिंग ब्लॉक होता है किसी भी एस्पायरेंट के लिए वो होता है हाउ टू स्टार्ट। तो इस वीडियो में ना सिर्फ मैं ये बताऊंगा कि कैसे ऐसे को स्टार्ट करना है, बल्कि साथ साथ इसके स्टेप्स भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि किस तरह से एक इफ़ेक्टिव ऐसे लिखा जा सकता है। और जो टॉपिक आज हमने लिया है वो है डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डोंट मूव टुगेदर, जो कि CSS 2019 में डिस्कस हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम बात करेंगे कि ऐसे राइटिंग के स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने ऐसे के टॉपिक को समझना है कि एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाह रहा है। देन आप उसको समझने के बाद अपनी जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। उस ब्रेनस्टॉर्मिंग की बेस पे आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट बनाएंगे। उस थीसिस स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए आप अपनी बॉडी लिखेंगे और उस बॉडी को फॉलो करते हुए आप अपना कंक्लूजन बनाएंगे। इट्स मीन कि ऐसे राइटिंग एक पूरा सीक्वेंस प्रोसेस है जिसको फॉलो करना है और एक एक स्टेप को फॉलो करना है। अगर एक भी स्टेप आपने मिस किया तो आपकी जो ग्रिप है वो ऐसे राइटिंग से निकल जाएगी। तो आज के टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, यही स्टेप जो है इम्प्लीमेंट भी करते हैं। डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डोंट मूव टुगेदर। द फर्स्ट वन इज़ अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक। यहाँ पे एग्जामिनर जो है वो डेमोक्रेसी और इलिटरेसी की कॉन्ट्ररी कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है कि ये दोनों एक साथ नहीं चल सकती। तो इसकी जो आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग बनेगी वो इसी तरह से बनेगी। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डेमोक्रेसी और इलिटरेसी में एक दूसरे से कॉन्ट्ररी हैं। पहली बात, डेमोक्रेसी इक्वालिटी की बात करती है और जो आपकी इलिटरेसी है वो स्ट्रैटिफिकेशन की बात करती है। डेमोक्रेसी लिबरेशन की बात करती है, जो इलिटरेसी है वो इंस्लेवमेंट की बात करती है। इसी तरह से डेमोक्रेसी आपके इंस्टीट्यूट को स्ट्रॉन्ग करती है और इलिटरेसी जो है वो आपके इंस्टीट्यूट को वीक करती है। रूल ऑफ लॉ होता है डेमोक्रेसी में, अनअवेयरनेस होती है आपकी जो है इलिटरेसी में। सेंट्रलाइजेशन की बात होती है आपके डेमोक्रेसी में, डिसेंट्रलाइजेशन की बात होती है आपकी इलिटरेसी में। ठीक है, इसी तरह जो है और बहुत सारे आइडियाज़ हैं, वो सारे आइडियाज़ आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग में आप अपने पेपर पे उतार लोगे। अब अपने आइडियाज़ को आपने सीक्वेंस में अरेंज करना है। मेरे जो आइडियाज़ हैं इनको देख के मुझे ये लगता है कि मैं दो आस्पेक्ट बात कर सकता हूँ। एक पॉलिटिकल आस्पेक्ट है और दूसरा इकोनॉमिकल आस्पेक्ट है। ठीक है, ये मैंने अपने आइडियाज़ को देख के आइडिया लगाना है कि मैंने किन आस्पेक्ट के ऊपर बात करनी है और उन्हीं आस्पेक्ट के ऊपर मेरी आउटलाइन बनेगी। ठीक है जी, तो मैंने दो आस्पेक्ट चुन लिए जिन पे मैं बात करूँगा, उनकी बेसिस पे मैंने अपनी आउटलाइन बनानी है। ठीक है, आउटलाइन की थीसिस स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है, तो थीसिस स्टेटमेंट मैंने क्या बनाई, डेमोक्रेसी इज़ द प्रोजेक्ट ऑफ इमांसिपेशन विच लीड्स टू इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। हाउएवर इलिटरेसी इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन विच लीड्स टू इकोनॉमिक हार्डशिप। दस बोथ कैन नॉट मूव टुगेदर। इसमें समझने वाली बात यह है कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एक तरफ पॉलिटिकल फैक्ट्स की, दूसरी तरफ इकोनॉमिकल फैक्ट्स की। इसी तरह से मैंने इलिटरेसी को भी जो है वो एक तरफ बात की पॉलिटिकल एस्पेक्ट की और दूसरी तरफ मैंने इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात की है। ये मैंने किस तरह से अपनी जो मेरी ब्रेनस्टॉर्मिंग है उससे आइडिया लगाना है कि मैं किन डायमेंशंस में बात करने वाला हूँ। तो ये मेरी थीसिस स्टेटमेंट बन गई। अच्छा, इंट्रो को स्टार्ट करने का तरीका ये होता है कि आप बहुत सारे मेथड है। अगर आपको कोई कोटेशन अच्छी मिल जाती है तो वो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर एनेक्डोट्स होते हैं और बहुत सारे तरीके होते हैं। आपने फ्लास्क टेक्निक को यूज़ करते हुए अपना इंट्रो लिखना है और मैंने यहाँ पे जो है वो एक कोटेशन से स्टार्ट किया है। एजुकेशन मेक्स अ पीपल ईजी टू लीड बट डिफ़िकल्ट टू ड्राइव, ईजी टू गवर्न बट इम्पॉसिबल टू इंस्लेव। तो ये मेरी जो थीसिस स्टेटमेंट है उसको स्ट्रेंथन कर रहा है, उसको बोल्स्टर कर रहा है, इसलिए मैंने ये कोटेशन दिया है। अगर आपके पास कोटेशन नहीं है या मिलता जुलता कोटेशन नहीं है या ऐसा कोटेशन है जो आपके एग्ज़ामिनर को डाइवर्ज कर देगा आपकी थिंकिंग से, तो प्लीज़ कोटेशन का यूज़ मत करें। उसी सूरत में कोटेशन का यूज़ करें जहाँ पे आप प्रीटी श्योर हों कि जो है ये आपकी कोटेशन जो है वो थीसिस स्टेटमेंट से बहुत ज़्यादा मैच कर रही है। इसके बाद जो है थीसिस स्टेटमेंट के बाद आपने थोड़ा सा आइडिया देना है डेमोक्रेसी एंड इट्स कोर वैल्यूज़, कि डेमोक्रेसी है क्या, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, और फिर आपने इलिटरेसी की डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट बता देने। ये कोई भी डेफिनेशन आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको किसी ऑथर की आसान डेफिनेशन हो वो शेयर करें ताकि वो आपको याद रखने में भी आसानी हो और वो आपको जो है एग्ज़ामिनर के लिए भी आसान हो और उसको जस्टिफाई करना भी आसान हो आपके लिए। ठीक है, इसके बाद आप आ जाएंगे बॉडी के ऊपर, इंट्रोडक्शन और ये दो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद आप आएंगे मेन बॉडी के ऊपर, जिसमें जो है वो आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट को
जो है वो बैक करेंगे। तो मैंने अपनी थीसिस स्टेटमेंट में बताया कि मैं दो आस्पेक्ट से प्रूव करूँगा कि डेमोक्रेसी और इलिटरेसी जो है वो आपस में एक साथ नहीं चल सकते। तो पहला आस्पेक्ट जो है वो पॉलिटिकल आस्पेक्ट है जिससे मैं बात करूँगा, वो ये है कि डेमोक्रेसी प्रमोट्स रिप्रेजेंटेटिवनेस वेयरएज इलिटरेसी डिस्करेज इट। तो अगर हम 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन देखें, जो कि डेमोक्रेसी के हवाले से कि डेमोक्रेसी इज़ गवर्नमेंट फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, यानी कि लोगों की तरफ से लोगों के लिए, यानी कि जो बेसिक कोर वैल्यू है डेमोक्रेसी वो है ही रिप्रेजेंटेटिवनेस, ठीक है। जबकि इलिटरेसी जो है वो डिस्करेज करती है। कैसे डिस्करेज करती है कि जब लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होगी तो वो कैसे जो है वो अपनी रिप्रेजेंटेशन शो करेंगे। वो जो है वो वोट देने ही नहीं जाते बहुत सारे लोग जहालत की वजह से, इवन टर्न आउट जो है वो भी कम होता है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं दोनों आपस में कॉन्ट्रास्ट हैं। सेकेंड पॉइंट है डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन टू नेशनल इंस्टीट्यूशंस, हाउएवर इलिटरेसी वीकन टू पॉलिटिकल नेशनल इंस्टीट्यूशंस। डेमोक्रेसी जो है वो बात करती है कि आपके जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग किया जाए, डिसेंट्रलाइजेशन की जाए, पावर दी जाए इंस्टीट्यूट्स को, और इसी तरह से जो है वो आपके इंस्टीट्यूट को इतना स्ट्रॉन्ग किया जाए कि हर इंस्टीट्यूट अपना काम प्रॉपरली कर सके। जबकि इलिटरेसी क्या करती है, आपके जो पॉलिटिकल नेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनको वीक करती है। कैसे? जहालत होगी तो फिर जो है वो नेपोटिज्म होगा, मेरिट जो है वो कुचला जाएगा, और जब मेरिट कुचला जाएगा तो फिर वीक जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो डेवलप होंगी। जैसे आप पाकिस्तान में अगर एग्जांपल लें तो पाकिस्तान में क्योंकि पॉलिटिकल क्राइसिस है, इस वजह से मार्शल लॉ लगाने वालों को एक जो है वो मौका मिल जाता है कि एक लूप होल मिल जाता है। तो फिर जब आपके जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट कमज़ोर होते हैं तो फिर जो है आपके जो इदारे हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़, डेमोक्रेसी बोल्स द रूल ऑफ लॉ, ऑन अदर हैंड इलिटरेसी प्रमोट्स अनअवेयरनेस अमंग मासेस। अच्छा, डेमोक्रेसी जो है उसकी एक कोर वैल्यू रूल ऑफ लॉ भी है। मैंने यहाँ पे मोस्टली कोर वैल्यूज़ डेमोक्रेसी की डिस्कस की हैं, क्योंकि ये जो है फॉर मोस्ट जो पॉइंट्स हैं जो आपको डिस्कस करने हैं। तो डेमोक्रेसी की कोर वैल्यूज़ अगर आपको पता होंगी तो ऑटोमेटिकली आपकी जो बॉडी है वो बनती चली जाएगी। डेमोक्रेसी बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। डेमोक्रेसी बात करती है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कोई भी इंसान लॉ से ऊपर नहीं होगा। अगर आप हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें देखें तो जो जितने भी जो आर्टिकल्स हैं वो सब रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं कि कोई भी इंसान जो है वो लॉ से ऊपर नहीं होगा। इसी तरह डेमोक्रेसी जो है रूल ऑफ लॉ को बोस्टर करती है। जबकि इलिटरेसी जो है, जब लोगों को जहालत होगी, जैसे पाकिस्तान में कोरोना के अंदर आपने देखा, तो फिर जो है वो रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, फिर लोग अवॉइड करेंगे, लोग जो है वो रूल्स को तोड़ेंगे। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। Fourth one is democracy infused the culture of accountability. However, illiteracy entrains corruption. फिर वही बात कि डेमोक्रेसी जो है वो अकाउंटेबिलिटी की बात करती है, ठीक है। वो बात करती है कि हर चीज़ की असेसमेंट होनी चाहिए, ऑन मेरिट होनी चाहिए, जबकि इलिटरेसी जो है वो उसको अपोजिट है, और जहालत की वजह से करप्शन जो है वो प्रमोट होती है। डेमोक्रेसी फोर्टिफाई ह्यूमन राइट्स व्हेयरएज इलिटरेसी प्रमोट्स टायरनी। अब डेमोक्रेसी जो है वो ह्यूमन राइट्स की बात करती है, इक्वालिटी की बात करती है, और जो है वो तमाम राइट्स जो है वो इक्वल होने चाहिए, इन सब चीज़ों की बात करती है। जबकि इलिटरेसी जो है वो टायरनी प्रमोट करती है। जैसे फ्यूडलिज़म है, फ्यूडलिज़म एक तरह का जुल्म है कि 5% लोग जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो जो है वो 80-90% ज़मीन के जो ऑनर हैं, तो वो क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं लेबर्स को, फिर स्ट्राटिफिकेशन हो जाती है, ये सारे फिनोमेनास फिर आते हैं, तो ये टायरनी प्रमोट करती है। फिर इकोनॉमिक आस्पेक्ट विच प्रूव्स दैट इलिटरेसी एंड डेमोक्रेसी डू नॉट मूव टुगेदर। मैंने यहाँ पे 5 आइडियाज़ पॉलिटिकल फैक्ट्स के दे दिए हैं। अब इकोनॉमिक के ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। डेमोक्रेसी इन्फ्यूज इक्वालिटी इन द सोसाइटी, ऑन अदर हैंड इलिटरेसी प्रोवेड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। जो मैं बात कर रहा था कि डेमोक्रेसी जो है वो सोसाइटी में इक्वालिटी की बात करती है, वो बात करती है कि जो सोशल क्लासेस हैं वो कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। जबकि जो इलिटरेसी है वो स्ट्रैटिफिकेशन को प्रमोट करती है। किस तरह से? जब कुछ ख़ास लोग जो हैं वो एजुकेशन हासिल करेंगे, और जो एजुकेशन है उसमें डिस्पैरिटी होगी, यूनिफाइड नहीं होगा, तो क्या होगा, एक तबका जो है वो ज़्यादा कमाएगा, दूसरा तबका गरीब से गरीब होता चला जाएगा। तो क्या होगा कि क्लासेस जो हैं वो
डेवलप होती चली जाएंगी सोसाइटी में। देन डेमोक्रेसी फ्लोरिश विद प्रोग्रेस अल्बाइट इलिटरेसी प्रिक्लूड प्रोस्पेरिटी। डेमोक्रेसी जो है वो प्रोग्रेस की बात करती है। इसमें आप जो है वो जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनमें किस तरह से उन्होंने अपनी जो है वो प्रोस्पेरिटी की तरफ गए, उस पूरे फिनोमेना को डिस्कस कर सकते हो, फैक्ट डाल सकते हो, ताकि आपकी जो स्टेटमेंट है वो स्ट्रेंथन हो जाए। ठीक है, इसी तरह से इलिटरेसी जहाँ पर है वहाँ पे क्या मेयार है, किस तरह से जो है वो इकोनॉमिक जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो आप शेयर कर सकते हो, तो यहाँ पे वो आप अपने आर्गूमेंट को इस तरह स्ट्रेंथन कर सकते हो। देन इलिटरेसी इनकरेज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दैट इज़ कॉन्ट्ररी विद द को वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी। तो जो इलिटरेसी है वो आपकी जो है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन डालती है, और जो है आपने देखा होगा जहाँ पे जहालत बढ़ती चली जाती है वहाँ पे क्या होता है कि फिर औरतों का जो है वो एजुकेशन में रोल भी कम होता चला जाता है। इसी तरह से जो आपका इसी तरह से जो ह्यूमन कैपिटल है, जो वर्क फोर्स है, वो भी फीमेल जेंडर की जो है वो कम होती चली जाती है। तो फिर आपकी जो है जो डेमोक्रेसी है वो इसके ऑपोजिट है, वो बात करती है कि जी जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। अच्छा, अब जो है आप मज़ीद पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो, मज़ीद डायरेक्शन भी ऐड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको जो है वो अपनी थीसिस स्टेटमेंट के अंदर जो है वो डायरेक्शन को ऐड करना होगा। अब जो इससे अगली जो मैंने मेन हेडिंग बनाई है वो है रिकमेंडेशन फॉर द एलिमिनेशन ऑफ लिटरेसी दैट स्ट्रेंथन टू द डेमोक्रेसी एज वेल। तो कुछ चीज़ें हैं, मैं बहुत शॉर्टली यहाँ पे बताता चल जाता हूँ। कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, यूनिफाइड एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, इसके अलावा इनोवेशन का कल्चर होना चाहिए, इसके अलावा जो है वो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, और ऑडिट होने चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें जो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इट्स अप टू यू कि आपके पास टाइम कितना है। और एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि इसको आपने इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी, क्योंकि मेन चीज़ आपकी ऊपर वाला पार्ट है कि जहाँ पे आप जो है जस्टिफाई कर रहे हो। वे फॉरवर्ड अच्छी चीज़ है, प्लस पॉइंट है, लेकिन तब जाएंगे आप इसके ऊपर जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा। ठीक है, देन कंक्लूजन है। कंक्लूजन में अगेन वही बात कि नई चीज़ नहीं डालनी, वही जो सारी चीज़ें बॉडी में डिस्कस की हैं, थीसिस स्टेटमेंट में डिस्कस की हैं, उसको कंक्लूजन के अंदर आपने डाल